दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम पैसे में भी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग ज्यादा कमाकर भी हमेशा तनाव में रहते हैं? इसका जवाब सिर्फ नॉलेज या इंटेलिजेंस में नहीं है, बल्कि हमारे बिहेवियर और माइंडसेट में छुपा है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल ने यही समझाया है कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसे के साथ सही तरीके से रहना और उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना सबसे बड़ी कला है। इस किताब में आप सीखेंगे लक, रिस्क, कंपाउंडिंग, सेविंग और फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी महत्वपूर्ण बातें जो आपके पैसे के साथ डिसीजन मेकिंग को पूरी तरह बदल सकती है। एक, पैसा नॉलेज नहीं, बिहेवियर का खेल है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख यही है कि पैसे में सफलता का सीधा रिश्ता आपकी डिग्री, आईक्यू या बड़े बड़े फाइनेंशियल फॉर्मूला से नहीं होता, बल्कि आपके बिहेवियर से होता है। लेखक साफ कहते हैं कि दुनिया में कई हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं जो पैसों के मामले में बुरी तरह फेल हो जाते हैं, और वहीं कई एवरेज लोग सिर्फ सही बिहेवियर की वजह से फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन जाते हैं। पैसे से जुड़े ज्यादातर फैसले हम लॉजिक से नहीं, बल्कि इमोशन से लेते हैं। डर, लालच, गुस्सा, ईगो और इम्पेशंस, ये सभी इमोशंस हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच हमें ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करता है। जब मार्केट गिरता है तो डर हमें गलत समय पर बेचने के लिए मजबूर कर देता है। जबकि सही बिहेवियर यही होता है कि इंसान काम रहे और लॉन्ग टर्म सोचे। ये किताब बताती है कि पैसे में कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन नहीं। आपको हर बार सही डिसीजन लेने की जरूरत नहीं, बस बहुत बड़े गलत फैसलों से बचना जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस, जल्दी अमीर बनने की चाह और दूसरों से कंपैरिजन, ये सब बिहेवियर की गलतियां हैं जो धीरे धीरे वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देती है। एक और गहरी बात यह है कि हर इंसान का मनी बिहेवियर उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनता है। जिसने बचपन में पैसों की कमी देखी हो वो ज्यादा कॉन्जर्वेटिव बन जाता है, जिसने अचानक पैसा कमाया हो वो ज्यादा रिस्क लेने लगता है। इसलिए दो लोग एक जैसी जानकारी होने के बावजूद बिल्कुल अलग फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। लेखक ये भी समझाते हैं कि सेल्फ कंट्रोल पैसे की दुनिया का सबसे अंडररेटेड स्किल है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, अननेसेसरी खर्चों से बच सकते हैं और पेशेंस रख सकते हैं, तो आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं। लॉन्ग टर्म में वही इंसान जीतता है जो इमोशनल होकर फैसले नहीं लेता। 2, लक और रिस्क को समझना जरूरी है। दूसरी बड़ी सीख यह है कि हम पैसों की दुनिया में लक और रिस्क की भूमिका को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम जब किसी सफल इंसान को देखते हैं तो उसकी मेहनत, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी स्ट्रैटेजी की तारीफ करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसकी सक्सेस में किस हद तक सही समय, सही मौका और किस्मत ने साथ दिया। उसी तरह जब कोई इंसान फेल होता है तो हम उसे पूरी तरह दोषी ठहरा देते हैं, जबकि कई बार हालात और रिस्क उसके कंट्रोल से बाहर होते हैं। लेखक समझाते हैं कि दुनिया बिल्कुल फेयर नहीं है। एक ही जैसा टैलेंट रखने वाले दो लोग एक ही मेहनत करने के बावजूद बिल्कुल अलग नतीजे पा सकते हैं। कोई सही समय पर मार्केट में एंट्री कर लेता है तो कोई गलत समय पर। कोई क्राइसिस से पहले निकल जाता है तो कोई उसी क्राइसिस में फंस जाता है। बाहर से देखने पर हमें सिर्फ रिजल्ट दिखता है, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ लक और रिस्क दिखाई नहीं देता। सबसे खतरनाक गलती तब होती है जब हम किसी एक सक्सेसफुल व्यक्ति की कहानी को रूल मान लेते हैं। हम सोचते हैं अगर उसने ऐसा किया और अमीर बन गया तो मैं भी वही करूंगा। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर वही फैसला किसी और समय या किसी और हालात में लिया जाता तो नतीजा बिल्कुल उल्टा भी हो सकता था। यही वजह है कि ब्लाइंड कॉपीइंग पैसे में सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। किताब ये भी सिखाती है कि रिस्क हमेशा मौजूद रहता है, चाहे आप कितना भी सोच समझकर फैसला लें। रिस्क से भागना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकता है। जो लोग ये मान लेते हैं कि वे हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। समझदार इंसान वही है जो ये स्वीकार करता है कि कुछ चीजें उसके हाथ में नहीं है। लेखक ये सलाह देते हैं कि हमें अपनी प्लानिंग इस तरह करनी चाहिए कि अगर लक साथ न दे तब भी हम टिके रहें। बहुत ज्यादा रिस्क लेना सिर्फ बड़ी जीत के सपने में अक्सर पूरी मेहनत को मिट्टी में मिला देता है। वहीं थोड़ी कॉन्जर्वेटिव सोच और सेफ्टी मार्जिन हमें लंबे समय तक गेम में बनाए रखती है। 3, कंपाउंडिंग, छोटा कदम बड़ा कमाल। कंपाउंडिंग को सिर्फ एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट नहीं,
बल्कि जिंदगी का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल बताया गया है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग की ताकत को इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वे उसके शुरुआती असर को देखकर निराश हो जाते हैं। शुरुआत में ग्रोथ बहुत धीमी लगती है, लगभग न के बराबर, लेकिन यही पेशेंस आगे चलकर चमत्कार बन जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा रिजल्ट पाने के लिए बड़ा कदम उठाना जरूरी है। ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, ज्यादा रिस्क लो, जल्दी अमीर बनो। लेकिन सच ये है कि कंपाउंडिंग शोर नहीं मचाती, ये चुपचाप काम करती है। रोज का छोटा इन्वेस्टमेंट, हर महीने की छोटी सेविंग और सालों तक की कंसिस्टेंसी, यही असली फॉर्मूला है। जो लोग बीच में ही रुक जाते हैं वे कंपाउंडिंग के सबसे जरूरी हिस्से यानी टाइम को ही खत्म कर देते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, आपकी हैबिट्स भी कंपाउंड होती है। रोज की थोड़ी सी डिसिप्लिन, रोज की थोड़ी सी लापरवाही, दोनों समय के साथ बहुत बड़ा रूप ले लेती है। अगर आप आज छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करते हैं तो भविष्य में वही गलतियां भारी नुकसान बन जाती है। और अगर आप आज छोटे छोटे सही कदम उठाते हैं तो आने वाले समय में वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। एक बहुत ह्यूमन सच ये है कि कंपाउंडिंग बोरिंग लगती है। इसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, इसलिए ज्यादातर लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग बॉर्डम को एक्सेप्ट कर लेते हैं वही लॉन्ग टर्म में सबसे आगे निकलते हैं। मार्केट में असली पैसा स्मार्ट बनने से नहीं बल्कि टिके रहने से बनता है। किताब ये भी समझाती है कि कंपाउंडिंग को तोड़ने वाली सबसे बड़ी चीज है इम्पेशंस। बार बार स्ट्रैटेजी बदलना, जल्दी रिजल्ट देखने की जिद और शॉर्ट टर्म नॉइज पर रिएक्शन देना, ये सब कंपाउंडिंग की जड़ काट देते हैं। इसके उलट अगर आप अपने प्लान पर भरोसा रखते हैं और समय को अपना काम करने देते हैं तो नतीजे अपने आप बोलने लगते हैं। 4, वेल्थ दिखती नहीं है। ये सीख सबसे ज्यादा चौंकाने वाली भी है और सबसे ज्यादा सच्ची भी। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां अमीरी को दिखाने की आदत बन चुकी है। बड़ी गाड़ी, महंगा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी घर, हम इन्हीं चीजों को देखकर तय कर लेते हैं कि सामने वाला इंसान अमीर है। लेकिन किताब साफ शब्दों में कहती है कि जो दिखता है वही वेल्थ नहीं होती। असली वेल्थ अक्सर दिखती ही नहीं है। लेखक समझाते हैं कि वेल्थ और रिचनेस में बहुत बड़ा फर्क है। रिचनेस वो है जो आपने पैसे खर्च करके खरीदी है, वेल्थ वो है जो आपने खर्च नहीं किया। जब आप किसी महंगी चीज को खरीदते हैं तो वो लोगों को दिखती है, तारीफ मिलती है, लेकिन उसी पल आपका पैसा कम हो जाता है। इसके उलट जो पैसा आपने फ्यूचर के लिए बचा कर रखा है, जो इन्वेस्टमेंट में लगा है या जो इमरजेंसी के लिए सुरक्षित है, वही आपकी असली वेल्थ है, भले ही वो किसी को दिखाई ना दे। हम अक्सर कंपैरिजन के जाल में फंस जाते हैं। पड़ोसी ने नई कार ली, दोस्त विदेश घूमने गया, किसी ने सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा दी और हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। इसी कंपैरिजन में लोग ऐसी लाइफस्टाइल चुन लेते हैं जो उनकी इनकम से ज्यादा भारी होती है। बाहर से सब कुछ शानदार लगता है लेकिन अंदर से फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। किताब यही चेतावनी देती है कि दिखावे की वेल्थ असल में सबसे कमजोर होती है। एक बहुत ह्यूमन बात यह भी है कि सच्ची वेल्थ आपको शांति देती है, दिखावा नहीं। जब आपके पास इतना पैसा होता है कि आप गलत जॉब छोड़ सकें, बीमारी के समय घबराए नहीं या बिना पैनिक के फैसले ले सके, वही असली अमीरी है। ये फ्रीडम आपको ब्रांडेड चीजें नहीं बल्कि बचाया हुआ पैसा देता है। लेखक ये भी कहते हैं कि ज्यादातर ट्रूली वेल्दी लोग जानबूझकर सिंपल लाइफ जीते हैं। वे जानते हैं कि हर एक्स्ट्रा खर्च सिर्फ कंफर्ट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है। कम दिखाना, कम खर्च करना और ज्यादा बचाना, यही वेल्थ का साइलेंट फॉर्मूला है। इसमें न तालियां मिलती है न लाइक्स, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही सबसे मजबूत रास्ता होता है। 5, सेविंग अर्निंग से ज्यादा जरूरी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी ये बात बहुत साफ तरीके से समझाती है कि ज्यादा कमाना हमेशा आपको सुरक्षित नहीं बनाता, लेकिन बचत आपको जरूर सुरक्षित बनाती है। हमारी सोच अक्सर यही अटक जाती है कि इनकम बढ़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपकी सेविंग हैबिट मजबूत नहीं है तो चाहे इनकम कितनी भी हो, तनाव बना ही रहेगा। लेखक बताते हैं कि सेविंग का मतलब कंजूसी नहीं होता। सेविंग का मतलब है अपने फ्यूचर को ऑप्शंस देना। जब आपके पास बचाया हुआ पैसा होता है तब आप मजबूरी में फैसले नहीं लेते, आप खराब जॉब में फंसे नहीं रहते, हर छोटा रिस्क आपको डराता नहीं।
और किसी इमरजेंसी में आपकी नींद नहीं उड़ती। सेविंग आपको वही चीज देती है जिसकी कीमत पैसों से कहीं ज्यादा है, मेंटल पीस। एक बहुत ह्यूमन सच्चाई ये भी है कि इनकम बढ़ते ही खर्च अपने आप बढ़ने लगते हैं। नई सैलरी के साथ नई लाइफस्टाइल आ जाती है, बड़ी ईएमआई, महंगी आदतें और अननेसेसरी कमिटमेंट्स। बाहर से देखने पर सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर सेविंग जीरो होती चली जाती है। किताब चेतावनी देती है कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन वेल्थ की सबसे खामोश दुश्मन है। लेखक ये भी कहते हैं कि सेविंग का सबसे बड़ा फायदा रिटर्न नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी है। जब आपके पास कुछ महीनों या सालों का बैकअप होता है तो आप रिस्क को सोच समझ कर ले पाते हैं। आप मार्केट के उतार चढ़ाव में पैनिक नहीं करते। वहीं जो लोग पे चेक टू पे चेक जीते हैं, उनके लिए हर छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी बन जाती है। सेविंग की खूबी यह है कि इसके लिए आपको जीनियस बनने की जरूरत नहीं। न मार्केट को प्रेडिक्ट करना है, न परफेक्ट टाइमिंग चाहिए, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाना, चाहे इनकम कम ही क्यों न हो, लॉन्ग टर्म में आपको स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसके उलट हाई इनकम के साथ जीरो सेविंग सिर्फ एक इल्यूजन है जो कभी भी टूट सकता है। 6. लॉन्ग टर्म थिंकिंग ही असली स्ट्रैटेजी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसे की दुनिया में सबसे मुश्किल काम है लंबे समय तक एक ही सोच पर टिके रहना। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से डर जाते हैं। मार्केट थोड़ा गिरा नहीं कि घबराहट शुरू हो जाती है। खबरें, सोशल मीडिया, दोस्त रिश्तेदार सब मिलकर दिमाग में शोर भर देते हैं। ऐसे माहौल में लॉन्ग टर्म सोचना आसान नहीं होता, लेकिन यही असली जीत की कुंजी है। लेखक बताते हैं कि मार्केट का शॉर्ट टर्म बिहेवियर अक्सर इरेशनल होता है, कभी जरूरत से ज्यादा ऑप्टिमिज्म तो कभी बेवजह का डर। अगर आप हर रोज के मूवमेंट को देखकर फैसले लेने लगे तो आप अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब है ये मान लेना कि रास्ते में गिरावट आएगी, नुकसान दिखेगा और कई बार ऐसा लगेगा कि सब गलत हो रहा है, लेकिन यही फेजेस उस सफर का हिस्सा है जिन्हें झेले बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। एक बहुत ह्यूमन सच्चाई ये है कि पेशेंस बोरिंग होती है। इसमें एक्साइटमेंट नहीं, इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं। लोग एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, खरीदना, बेचना, बदलना। लेकिन किताब बार बार यही समझाती है कि ज्यादा एक्शन अक्सर कम नतीजे देता है। कई बार सबसे सही फैसला होता है कुछ न करना, अपने प्लान पर टिके रहना और समय को अपना काम करने देना। लॉन्ग टर्म सोच का एक और मतलब है एक्सपेक्टेशंस को सही रखना। अगर आप हर साल एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न की उम्मीद करेंगे तो डिसअपॉइंटमेंट तय है, लेकिन अगर आप रियलिस्टिक रहकर स्टेडी प्रोग्रेस को स्वीकार कर लें तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। लेखक कहते हैं कि सर्वाइवल फर्स्ट, रिटर्न सेकंड होना चाहिए। जो इंसान मार्केट में लंबे समय तक टिके रहते हैं वही कंपाउंडिंग का पूरा फायदा उठा पाते हैं। किताब ये भी बताती है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपको इमोशनल फैसलों से बचाती है। जब आपके पास साफ विजन होता है कि आपको 5, 10 या 20 साल बाद क्या चाहिए, तो आज की नॉइज कम असर करती है। तब आप डर के कारण बेचते नहीं और लालच में आकर जरूरत से ज्यादा रिस्क भी नहीं लेते। इस लेसन का सार यही है कि मार्केट को हर दिन जीतने की कोशिश मत करो, बस गेम में बने रहो। समय, धैर्य और कंसिस्टेंसी, ये तीनों मिलकर वही नतीजे देते हैं जिनकी तलाश में लोग शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं। 7. इनफ की समझ होना सबसे जरूरी है। ये सीख बहुत साधारण लगती है, लेकिन असल जिंदगी में सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है। किताब कहती है कि पैसे से जुड़ी ज्यादातर परेशानियों की जड़ एक ही है। हमें कभी ये पता ही नहीं होता कि कितना काफी है। जब इनफ की सीमा तय नहीं होती तो चाहत कभी खत्म नहीं होती और यहीं से परेशानी शुरू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि थोड़ा और मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा और पैसा, थोड़ा और प्रॉफिट, थोड़ा और स्टेटस, लेकिन ये थोड़ा और कभी पूरा नहीं होता। आज जो चीज लक्जरी लगती है कल वही जरूरत बन जाती है, फिर उससे बड़ी चीज की चाह पैदा होती है। किताब साफ बताती है कि यही एंडलेस डिजायर इंसान को जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करती है, और जब रिस्क हद से बढ़ जाता है तो एक छोटी सी गलती सब कुछ छीन सकती है। लेखक समझाते हैं कि हिस्ट्री में ज्यादातर बड़े फाइनेंशियल नुकसान किसी इग्नोरेंस की वजह से नहीं हुए, बल्कि लालच की वजह से हुए। लोग पहले ही बहुत आगे पहुंच चुके होते हैं, लेकिन बस थोड़ा और के चक्कर में अपनी लिमिट्स पार कर जाते हैं।
उन्हें लगता है कि ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, लेकिन मार्केट और हालात किसी के लिए नहीं रुकते। एक बहुत ह्यूमन सच्चाई ये भी है कि इनफ जानने का मतलब ग्रोथ रोक देना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जरूरत और लालच के बीच फर्क समझना। जब आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तो आप दूसरों से कंपैरिजन करना बंद कर देते हैं। तब किसी और की सक्सेस आपको परेशान नहीं करती, बल्कि इंस्पायर करती है। किताब ये भी बताती है कि कंटेंटमेंट कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। जो इंसान ये जान लेता है कि उसे किस पॉइंट पर रुक जाना है, वही इंसान सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। उसके फैसले डर या लालच से नहीं, समझदारी से निकलते हैं। वो मार्केट के उतार चढ़ाव में भी संतुलन बनाए रखता है। 8. फाइनेंशियल फ्रीडम ही असली गोल है। इस किताब की आखिरी और सबसे पावरफुल सीख ये है कि पैसे का असली मकसद लग्जरी या शौफ नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा इसलिए चाहिए ताकि वे महंगी चीजें खरीद सकें, बड़ा घर ले सकें या लोगों को दिखा सके कि वे सक्सेसफुल हैं। लेकिन किताब बहुत शांति से ये समझाती है कि असली अमीरी वो नहीं है जो बाहर से दिखे, बल्कि वो है जो अंदर सुकून दे। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है अपने समय और फैसलों पर कंट्रोल होना। जब आप सुबह उठकर ये तय कर सकते हैं कि आज क्या करना है, किसके साथ करना है और क्यों करना है, तब आप सच में अमीर होते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके पास करोड़ों हों। जरूरी यह है कि आपके खर्च, आपकी इनकम और आपकी एक्सपेक्टेशंस के बीच संतुलन हो। जो इंसान कम में खुश रहना सीख लेता है, उसके लिए फ्रीडम पाना आसान हो जाता है। लेखक बताते हैं कि पैसा आपको सबसे बड़ी जो चीज देता है वो है चॉइस। चॉइस की आप खराब जॉब छोड़ सकें, चॉइस की किसी गलत सिचुएशन में ना कह सकें, चॉइस की किसी इमरजेंसी में पैनिक ना करें, चॉइस की अपने परिवार और हेल्थ को टाइम दे सकें। ये चॉइसेस आपको ब्रांडेड कपड़े या लग्जरी कार नहीं देती, बल्कि बचाया हुआ और समझदारी से इस्तेमाल किया गया पैसा देता है। एक बहुत ह्यूमन सच्चाई ये भी है कि ज्यादा पैसा हमेशा ज्यादा खुशी नहीं लाता। कई लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, लेकिन ईएमआई, स्ट्रेस और एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले दबे रहते हैं। बाहर से उनकी लाइफ परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर शांति नहीं होती। किताब ये सवाल उठाती है, अगर पैसा होने के बावजूद आप चैन से नहीं जी पा रहे, तो उस पैसे का फायदा क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए किताब किसी शॉर्टकट की बात नहीं करती। ये डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस की बात करती है। कम दिखाने, कम खर्च करने और फ्यूचर को प्रायोरिटी देने की बात करती है। जब आप पैसे को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, न कि ईगो की तरह, तभी वो आपकी जिंदगी आसान बनाता है। याद रखिए, अमीर दिखना और अमीर होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।